प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है भाषा और आधुनिकता, भाषा आधुनिकता शीर्षक से जो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है, उस शीर्षक से हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न 2 के विषय में बात करेंगे, पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और आप लोगों ने भी उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, पूछा भी है कुछ, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं और पूछा है कि प्रश्न है। अभी मैं उसको देखता हूं कि क्या है, फिर जो है प्रश्न के विषय में हम बात करेंगे। तो हमारा जो है सबसे पहले ये शीर्षक शुरू होता है भाई। शीर्षक का मतलब ये होता है, सबसे पहले भाषा सामाजिक क्या है? भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अनेक प्रकारों की संलिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाग में नए शब्दों का प्रवेश होता है। उसके आगे है कि और इन शब्दों को के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। उसके बाद ये आ गया भाई। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेखांकित अंश की। और रेखांकित अंश की बात करेंगे तो रेखांकित अंश में कौन सा हिस्सा है? रेखांकित अंश का हिस्सा जो है यहां से लेकर के यहां तक है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। तो लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक जी सुंदर रेड्डी जी ने भाषा की वास्तविकता और उसकी उपयोगिता पर व्यवहारिकता पर बल देते हुए लिखा है कि भाषा का विकास प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। भाषा स्वयं सहज रूप से आगे बढ़ने वाली है। वह निरंतर आगे बढ़ते हुए हमें नित्य प्रति नए शब्दों, नए अर्थों आदि के विषय में
हमें नवीनता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। अब चलेंगे हम लोग, फिर अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला पहला प्रश्न है कि गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो है बेटा, गद्यांश के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। ये शीर्षक का नाम है। अगला प्रश्न आता है कि भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है। भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाषा की प्रमुख विशेषता है, भाषा की प्रमुख विशेषता भावों या सामाजिक भावों का प्रकटीकरण है। अब करें, अगला प्रश्न है कि भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है। भाषा की उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है? तो भाषा की उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उसके नए सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है, प्रायोगिक विवरण है। उसकी दुरूहता, भाषा की दुरूहता दूर करना भी एक निहित उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है बेटा कि प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन स्वीकार
ऋण है, इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न आता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले ही जैसे ही गद्यांश आया था वैसे ही हम लोगों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया था। अगला प्रश्न, अगला हमारा पैसेज आता है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि इस रेखांकित इसमें, इस पैसेज में जो बेटा रेखांकित अंश है और पैसेज है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, और यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो लिखते हैं, उसकी व्याख्या लिखते हैं कि लेखक कहते हैं कि भाषा की शुरुआत शब्द से होती है, भाषा की शुरुआत शब्द से होती है। यदि शब्द के अभाव में हम भाषा की बात को स्वीकार करते हैं, भाषा के तत्व को स्वीकार करते हैं, तो वह व्यवहारिक ढंग से कभी भी अच्छा सही नहीं हो सकता, अच्छा सही नहीं हो सकता। यदि हमें भाषा में आधुनिकता लानी है, भाषा में विकास लाना है, परिवर्तन लाना है, तो वह परिवर्तन, वह विकासशीलता शब्दों के स्तर से दिखाई देनी चाहिए, शब्दों के स्तर से दिखाई देनी चाहिए। तभी हम भाषा में आधुनिकता का समावेश कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आप कहते हैं वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास भी होता है, और ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है।
भाई ये पैसेज हैं और पैसेज पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर हैं। अब देखिए होता क्या है कि पूरा पाठ आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है। पूरा पाठ 7 भाग में पढ़ाया गया है, 7 खंड में पढ़ाया गया है। 7 लेक्चर में ये पूरा पाठ पढ़ाया गया है। 8वां लेक्चर जो है आपका क्वेश्चन आंसर पर रहा। आज जो है 9वां लेक्चर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से क्या किया है भाई, पढ़ने का कोशिश की है। आप लोगों को समझ में आया है। आप लोगों ने इसी तरह के कमेंट लिखे हैं। तो कमेंट जो होते हैं बेटा, वो आपकी जो भावना है, आपकी जो समस्या है, वो कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास आ जाती है। पिछली क्लास के 2 कमेंट हैं, उनके विषय में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जो ये टॉपिक चल रहा है इसकी पूरी बात करेंगे, और 2 कमेंट ऐसे हैं जिस पर हमें आपसे थोड़ी देर बात करनी है, और वो क्लास खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन ये है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा शीर्षक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता है। और लेखक हैं भैया जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। अब प्रश्न आता है कि भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू हो सकती है। अभी हमने बताया था आपको, यहां पे लिखा है भाषा की विकास, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू हो सकती है तो शब्दों के स्तर से। यहां पे लिखा है देखिए, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू हो सकती है तो कहां से शुरू हो सकती है भाई? शब्दों के स्तर से ही शुरू हो सकती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर से, शब्दों के स्तर से प्रारंभ, या लिख देंगे शुरू हो सकती है। यह है इसका उत्तर। अगर भाषा में विकासशीलता शुरू हो सकती तो कहां से शुरू हो सकती भाई? शब्दों के स्तर से। क्योंकि भाषा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं? शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविकृत ढंग से और मूल प्रवृत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अविकृत ढंग क्या होता है? अविकृत माने बिना, अविकृत ढंग। और क्या है? दूसरा शब्द है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति और अविकृत ढंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अविकृत ढंग। अविकृत ढंग का मतलब होता है कि किसी के रूप, भाषा में हम परिवर्तन करें, भाषा में आधुनिकता लाएं, लेकिन परिवर्तन करते करते कहीं ऐसा न हो जाए कि उसका जो मूल सिद्धांत है, जो मूल गुण है, जो मूल विशेषता है, मूल सिद्धांत, मूल गुण, मूल विशेषता का मतलब क्या है? मूल गुण माने मूल विशेषता है, प्रमुख विशेषता है,
उसमें हम परिवर्तन ऐसा न कर दें कि वही गायब हो जाए। जैसे हमारे संविधान में क्या किया गया है बेटा, संशोधन का प्रावधान है। संविधान में किसका प्रावधान है, संशोधन का। तो संशोधन कैसा होना चाहिए बेटा, संशोधन ऐसा होना चाहिए कि उसकी मूल आत्मा ही न गायब हो जाए, कि हम संशोधन करके उसकी मूल आत्मा को ही गायब कर दें तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और दूसरा चीज है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का मतलब मूल स्वभाव, मूल गुण, मूल विशेषता। मूल माने जो उसका आधार है। हम किसी भाषा में या किसी चीज में ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि उसका अस्तित्व ही बदल जाए ना। तो इस तरीके से हम परिवर्तन तो कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल गुण है वह नहीं बदलना चाहिए। अर्थात भाषा में ऐसा परिवर्तन न ला दें कि अपनी मूल जो है गुण सिद्धांत से वो अलग हो जाए। मूल गुण जानते हैं, प्रमुख गुण, जो प्रमुख विशेषता होती है वही न गायब हो जाए। जैसे मनुष्य की विशेषता क्या होती है भाई, सोच सकता है, समझ सकता है, बुद्धि होती है। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता न हो, जानने की शक्ति न हो, तो उसे हम फिर मनुष्य नहीं कह सकते, उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य की यही विशेषता है, मनुष्य क्या यही गुण है कि क्या कर सकता है भाई, हर चीजों को समझ सकता है। और अगर वो कुछ समझ नहीं सकता है तब फिर काहे का मनुष्य है। मनुष्य वो तभी है जब कुछ समझ सकता है और स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल सकता है, ढाल सकता है। अगर वो अपने आप को बदल नहीं सकता, ढाल नहीं सकता, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। यह गुण तो पशुओं में भी देखा जाता है। कुछ जैसे पशु पक्षी होते हैं, जब बरसात आती उसके पहले अपने घोंसलों का निर्माण कर लेते हैं, ठंडी के समय उसी तरह से रहने बसने की व्यवस्था कर लेते हैं, खान पान की व्यवस्था कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि खाने की व्यवस्था वो साल भर की कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे खेती होती है, कृषि से जब अन्न उपज होता है तो अपने काम का रख करके बाहर हम बाकी को अपना जैसे भी चाहते हैं उपयोग करते हैं, अर्थोपार्जन का साधन बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से पशु पक्षी भी अपने आगे के जीवन की व्यवस्था के लिए, आगे खाने पीने के लिए व्यवस्था के लिए, या वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि साहित्यिक दायरे में किसी विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए। साहित्यिक दायरे में, साहित्यिक दायरे का मतलब अपनी रचनाओं में। तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहली बात तो जहां तक कोशिश हो, पाठक ने ये कहा है, लेखक ने ये कहा है, पाठक नहीं भाई लेखक ने ये कहा है कि जहां तक संभव हो हमें अपनी आवश्यकता के शब्दों का आविष्कार खुद करना होगा, अपनी भाषा को समृद्ध बनाना होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बिना विदेशी शब्द के हमारी भाषा में काम न चले, तो क्या करना होगा भाई, उन शब्दों को क्या करना है, अपनी भाषा के अनुसार ढाल करके। अर्थात क्या है, व्याकरण के नियम के अनुसार, अर्थ के नियम के अनुसार, भाषा के अनुरूप करके, व्याकरण के अनुरूप करके उसे क्या करना होगा भाई। अगर लिख लीजिए कि साहित्यिक दायरे में, उत्तर बेटा, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को स्वीकार करने से पूर्व
करने से पूर्व उसको अपनी भाषा के अनुरूप ढालकर व्याकरण सम्मत उपयोग के योग्य बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है भाई, उसको अपनी भाषा के अनुकूल, चाहे वो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में हो, चाहे साहित्यिक सिद्धांत के रूप में हो, चाहे व्याकरण के सिद्धांत के रूप में हो, चाहे प्रयोग के सिद्धांत के रूप में हो, और चाहे अपनी भाषा के अनुकूल बनाने के, किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को अपनी भाषा में हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसको हमने आपको पहले ही बताया है। ये बताया ना रेखांकित अंश की व्याख्या, कि अगर विकासशीलता कहीं पर संभव है या हो सकती है तो क्या करना होगा भाई, उसको हमें नए शब्दों के स्तर से विकासशीलता को स्वीकार करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं भाई, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने साहित्य को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, संपन्न बना सकते हैं। अगर कहीं पर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा जरूर, संकोच मत करिएगा। और आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अगले क्लास में जरूर उसको जो है ध्यान में रख करके आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो पहले आप देखिए, कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। क्या होता है भाई, अन्य जातियों का संसर्ग और भाषा के नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। आगे चलते हैं बेटा। अब पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले क्या आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, दोनों प्रश्न कर लेंगे, लिख देंगे उत्तर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से भाषा और आधुनिकता शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसी में दूसरा भी प्रश्न है ना, इसका उत्तर हम पहले भी लिख चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पर। तो आज की डेट में हमने इस क्वेश्चन का उत्तर दोनों पिछले की अभ्यास प्रश्न में लिखे हैं, इसलिए हमने आज जो है इसका उत्तर नहीं लिखा था, ये संदर्भ नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ संदर्भ लिख दिया गया। खैर हमें ये पूरा विश्वास है कि आप लोग संदर्भ वगैरह खूब अच्छी तरह से लिख लेंगे, कभी भी आपको इस विषय में दिक्कत नहीं हो सकती है। अब आगे प्रश्न आया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है बेटा, रेखांकित अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से हम लोग व्याख्या लिखेंगे, यहां से लेकर के और यहां तक। चलिए लिखते हैं। भाषा में आधुनिकता, भाषा में आधुनिकता और नवीनता आने का, और भाषा में आधुनिकता और नवीनता आने का एक प्रमुख कारण अन्य संस्कृतियों जातियों के संपर्क से भी है। जिस प्रकार से जब हम किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आते हैं, अन्य देश की संस्कृति के संपर्क में आते हैं, तो उसका असर, उसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ता है। वर्तमान युग में इसे तो प्रत्येक पाठक अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। संस्कृतियों का आदान प्रदान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना सहज और सरल हो गया है, इतना सहज और सरल हो गया है कि कोई भी इसके प्रभाव को देख और समझ सकता है। उसी प्रकार से संस्कृतियों के आदान प्रदान के संपर्क के कारण आधुनिक एवं नवीन शब्दों का उदय और प्रचार भी होता है। एक दूसरे के माध्यम से दूसरे तक नए नए शब्द, नई नई भाषा पहुंचती रहती है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज, अब नई चीज सोच लीजिए। ये तो जो लिखाया सो लिखाया, जो बोला सो बोला। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इसका सीधा सा प्रभाव आप तब देख सकते हैं कि जब आपका कोई परिचित जो है व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कारण से भारत के किसी दूसरे प्रांत में चला जाता है। जब वो 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस आता है तो उसकी बोली भाषा में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि अपने जीवन के कुछ समय उस व्यक्ति ने, जो आपसे जीवन भर आपके पास रहा, ज्यादातर टाइम आपके पास बिताया है, अपने जीवन के कुछ समय अन्य संस्कृति और अन्य लोगों के संपर्क में बिता करके आया है। जब बिता करके आता है, व्यतीत करके आता है, तो
तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ नवीनता होती है। अरे भैया, जब उसमें नवीनता होगी, उसकी भाषा में नवीनता होगी, उसकी बोली में नवीनता होगी, तो यहां अन्य साहित्य के संपर्क में आने से भाषा में भी नवीनता देखने को मिलेगी। इस बात को समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सा विषय है और इसका आपने जीवन में अनुभव किया होगा या आप इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि जिसके विषय में हमको बहुत ज्यादा बताना हो। ये एक प्रायोगिक विषय है, ये एक प्रायोगिक प्रश्न है, तो इसका आप प्रायोगिक जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और अगर नहीं अनुभव करिएगा तो भी कमेंट में लिखिएगा, नहीं करिएगा तो भी लिखिएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की सजीवता के लिए, भाषा की सजीवता के लिए भाषा में नवीनता आवश्यक है। इसको आप इस तरह से भी कहते हैं कि भाषा में, चाहे इसको लिख दो भाई, चाहे इसको लिख दो, भाषा में आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। चाहे नवीनता कह दीजिए, चाहे आधुनिकीकरण कर दीजिए। अब कहते हैं लेखक के अनुसार भाषा किस प्रकार समृद्ध होती है? समृद्ध का मतलब होता है संपन्न होना। क्या है? तो क्या कहते हैं भाषा में? भाषा में दो चीजें होनी चाहिए भाई। भाषा में उत्तर, आधुनिकता, नवीनता, नवीन, रुक जाओ भाई, नवीनता के माध्यम से भाषा समृद्ध, समृद्ध का मतलब क्या होता है? संपन्न, संपन्न होती है। ठीक है। लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार से आती है? अब पूछ रहे हैं कि नवीनता आती कैसी है? भाषा में नए शब्दों का, नए वाक्यों का कैसे आगमन होता है? तो भाषा में आधुनिकता या नवीनता आने का मार्ग क्या बताया भाई? अन्य संस्कृतियों के संपर्क से, अन्य संस्कृतियों के संपर्क से। भाई हम कहीं गए परदेश, अभी जब मैंने बताया था, और वहां से हम जब आएंगे तो कुछ ना कुछ नया सीख करके आएंगे, और जब नया सीख करके आएंगे तो जो हमारा निश्चित दायरा है वहां पे भी हमारी बोली भाषा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यही क्या है भाई? यही भाषा में क्या है? परिवर्तन है, और यही भाषा की नवीनता है। ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा जो आज हमको पढ़ाना था वो हमने बता दिया। अब अगली बात ये है कि आप लोगों ने बेटा दो शब्द पूछे थे
पिछली क्लास में, और उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। एक शब्द था बेटा महती और दूसरा था सृजन। पहला शब्द था महती, ठीक है, पहला शब्द था महती, और दूसरा शब्द था सृजन, ठीक है। ये दो शब्दों की मीनिंग आप लोगों ने जाननी चाहिए। तो महती का मतलब होता है, महती का मतलब यहां लिख देते हैं कि महान, बड़ा, महत्वपूर्ण, अत्यधिक, बड़ी या बड़ा, जो भी, ये हो गया आपकी महती। और सृजन का मतलब होगा निर्माण या बनाना या निर्माता, जैसे भी होता है, ठीक है। जिसको आप निर्माण करते हैं वो भी सृजन कहलाता है ना। अगर कोई चीज बना दिए हैं आप तो वो भी सृजन कहलाता है, और किसी चीज को आपने बनाया है तो भी सृजन कहलाता है। जैसे संसार का सृजन किसने किया है? संसार का सृजन किसने किया है भैया? ब्रह्मा जी ने किया है ना। संसार का सृजन, ये होता है सृजन माने निर्माता। अब हमें ये विश्वास है कि देखो आप लोगों ने एक एक मीनिंग पूछी थी, हमने दो दो तीन तीन दोनों शब्दों की बता दी है। बस अगर और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो बिना देर किए हुए, बिना सोचे हुए तुरंत लिख देंगे, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और अगले टर्न पे उसके विषय में हम आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से पढ़ते रहिए भाई, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो वहां बताते रहिए, अपने साथियों तक बताइए। आज के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।